अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज का टॉपिक हमारा क्रोमेटोग्राफी। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक है जिससे हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इंतहाई इम्पोर्टेंस रखती है। इस टेक्निक का नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, सबसे पहले तो हम इस वर्ड को डिस्कस करते हैं। ये वर्ड असल में दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। पहला हिस्सा इसका ग्रीक वर्ड क्रोमेटोस से निकला है, जिसे आप क्रोमा पढ़ रहे हैं। पहला हिस्सा उसका मतलब है कलर, और दूसरा वर्ड है ग्राफी, जो कि असल में ग्राफीन से निकला है, जिसका मतलब होता है राइटिंग। तो क्रोमेटोग्राफी असल में जो ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है कलर राइटिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको शुरू में कलर कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता था। फॉर एग्जांपल, हम इसको यूज़ करते थे प्लांट के अंदर से क्लोरोफिल को सेपरेट करने के लिए, जो कि ग्रीन कलर का होता है। इसके अलावा कैरोटेनॉइड्स कंपाउंड जो कि येलो से ऑरेंज कलर के होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ होती थी। इसी वजह से इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ गया। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक काम कैसे करती है? कैसा प्रोसेस है जिसमें कंपोनेंट एक मिक्सचर्स के एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं। असल में इस टेक्निक के अंदर जो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर होते हैं ना, वो अपनी एक ख़ास अफिनिटी या लाइकलीनेस की वजह से सेपरेट होते हैं। क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो फेजेस होते हैं, एक होता है मोबाइल फेज और एक होता है स्टेशनरी फेज। इस टेक्निक के अंदर कंपोनेंट्स की अफिनिटी उनको सेपरेट करवाती है टुवर्ड्स मोबाइल फेज या स्टेशनरी फेज। असल में होता यूं है कि कंपोनेंट जो है वो खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इन दो फेजेस के दरमियान। हमारे पास ये जो स्टेशनरी और मोबाइल फेज है, ये हैं क्या? असल में स्टेशनरी फेज एक ऐसा हिस्सा है क्रोमेटोग्राफी का जो कि चलता नहीं है, जो स्टैटिक होता है, जो अपनी जगह पे खड़ा रहता है। इसके अंदर हम सॉलिड और लिक्विड दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब सॉलिड की तो समझ आती है कि वो फ्लो नहीं कर पाएगा, लेकिन लिक्विड कैसे स्टैटिक फेज में कन्वर्ट होगा? असल में ये स्टेशनरी फेज अगर हम लिक्विड कंसीडर करते हैं तो वो किसी इनर्ट सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हुआ होता है। वो सपोर्ट होती है उसको मिली हुई सरफेस की, जिसकी वजह से वो अपनी जगह छोड़ता नहीं है और स्टैटिक रहता है। दूसरा मोबाइल फेज, ये क्या करता है? ये स्टेशनरी फेज के ऊपर फ्लो करता है। इट मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज। ये लिक्विड भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है। तो हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है, इसमें जो दो पार्ट्स हैं, यानी कि पहला पार्ट स्टेशनरी फेज, ये वो फेज है जो स्टैटिक होता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी। और मोबाइल फेज वो पार्ट है जो कि आपके स्टेशनरी फेज की सरफेस के ऊपर मूव कर जाता है। ये लिक्विड और गैस होते हैं, क्योंकि सॉलिड मूव नहीं कर पाता। हम एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा करते हैं, एक मिक्सचर लेते हैं और उसमें दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है ए जो कि पोलर है, और एक कंपोनेंट है बी जो कि नॉन पोलर है। अब हमने जो स्टेशनरी फेज लिया हुआ है वो है नॉन पोलर, और जो मोबाइल फेज लिया हुआ है वो है पोलर। स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज ऐसे, जब मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज के ऊपर फ्लो करता है और हमारा जो सैंपल का स्पॉट उधर अवेलेबल है, उसमें से कंपोनेंट ए क्या करता है? मोबाइल फेज में डिसॉल्व होने की कोशिश करता है, जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। मोबाइल फेज उस कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की इसलिए कोशिश करता है कि दोनों की नेचर सेम है। तो जैसे जैसे मोबाइल फेज मूव करता जाएगा, उसकी कोशिश होगी कि कंपोनेंट ए मिक्सचर में से निकल के उसके साथ जाता जाए। कंपोनेंट बी नॉन पोलर है, लिहाजा उसकी अफिनिटी, उसकी लाइकलीनेस, उसकी सोलेबिलिटी या उसकी टेंडेंसी स्टेशनरी फेज की तरफ होगी। स्टेशनरी फेज तो मूव नहीं कर रहा, लिहाजा जिस तरह कंपोनेंट ए मोबाइल फेज के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है, इस तरह कंपोनेंट बी मूव नहीं कर पाएगा। लिहाजा पहले ये दोनों ए और बी कंपोनेंट्स उस मिक्सचर के इकट्ठे थे, लेकिन जैसे ही मोबाइल फेज उसकी सरफेस पे से गुजरा स्टेशनरी फेज की,
उसने ए कंपोनेंट को बी से अलहदा कर दिया। बी उतना, आप यूं समझ लें, मूव नहीं कर पाया। उसकी वजह यह है कि वो कोशिश उसकी ये है कि वो स्टेशनरी फेज के साथ ही जुड़ा रहे, उसी में डिसॉल्व रहे, उसी के साथ एडहियर करता रहे। तो इस तरह ये दो कंपोनेंट जो पहले इकट्ठे थे हमारे सैंपल के अंदर, स्पॉट के अंदर, वो एक दूसरे से अलहदा हो गए। अब कंपोनेंट्स का अंदाजा कैसे होगा कि ये मोबाइल फेज में जाना चाहते हैं या स्टेशनरी फेज में? असल में कंपोनेंट्स की अफिनिटी कि वो मोबाइल फेज की तरफ मूव करना चाहते हैं, डिसॉल्व होना चाहते हैं स्टेशनरी फेज की तरफ, ये डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट के जरिए आइडेंटिफाई की जा सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू फॉर एनी कंपोनेंट इक्वल होती है कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन मोबाइल फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। यानी कि आपका कंपोनेंट मोबाइल फेज में कितना डिसॉल्व हुआ है या मौजूद है, उसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय उसी की कंसंट्रेशन स्टेशनरी फेज के अंदर। ये वैल्यू के जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा उस कंपोनेंट की पॉसिबिलिटी होगी कि वो मोबाइल फेज के साथ जाना, मूव करना, उसके अंदर डिसॉल्व होना पसंद करें। अगर के की वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब एक ही बन सकता है कि उसकी स्टेशनरी फेज में कंसंट्रेशन ज्यादा है और मोबाइल फेज में उसकी कंसंट्रेशन कम है, जिसकी वजह से वो कंपोनेंट पॉसिबिलिटी ये है कि कम वैल्यू रखेगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करने में 1 यूनिट कंसंट्रेशन इसकी है मोबाइल फेज में और 10 यूनिट्स है इसकी कंसंट्रेशन स्टेशनरी फेज में, तो 1/10 का आंसर आएगा 0.1। ये एक बहुत छोटी वैल्यू है, जिससे साबित हो रहा है कि वो 10 टाइम ज्यादा स्टेशनरी फेज के साथ रहना पसंद करता है। उसकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ है बनिस्बत मोबाइल फेज के, लिहाजा वो कंपोनेंट की ज्यादा सोलेबिलिटी आप कंसीडर करेंगे स्टेशनरी फेज के अंदर। तो के की वैल्यू अगर लार्ज है तो वो मोबाइल फेज में जाएगा, के की वैल्यू स्मॉल है जैसे 0.1 आई थी तो वो स्टेशनरी फेज में रहना पसंद करेगा या उसके साथ एब्जॉर्ब होना पसंद करेगा। क्रोमेटोग्राफी की 2 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज। अगर तो क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो उसे कहते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर होता यूं है कि आपकी सेपरेशन इस तरह होती है कि कोई कंपोनेंट या सब्सटेंस जिसे आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, उसका एनालिसिस करना चाहते हैं, वो मोबाइल फेज को छोड़ के जो सॉलिड स्टेशनरी फेज है उसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाती है। इसकी एग्जांपल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। अब ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जस्ट एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं बता रहा हूं, ये हमारी बुक में इसकी डिटेल्स नहीं है, लिहाजा इसको एज अ इंफॉर्मेशन सिर्फ आपने कैरी करना है 1 या 2 लाइनों का। फॉर एग्जांपल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में कोटेड सिलिका जेल यूज होती है ग्लास प्लेट के ऊपर। ग्लास प्लेट के ऊपर एक सिलिका जेल की बारीक सी इनर्ट लेयर लगा देते हैं, फिर उसको हम डिप कर देते हैं किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर या मोबाइल फेज के अंदर। वो मोबाइल फेज क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करता है, मूव करता है और उस प्लेट के ऊपर जो सिलिका जेल लगी है वो और मोबाइल फेज की मूवमेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। जो हमारा इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है सेकंड टाइप, जिसमें हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है। हमारी सेकंड क्रोमेटोग्राफी की जो टाइप है दैट इज एक्चुअली पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज होता है वो लिक्विड होता है। ये लिक्विड फिल्टर पेपर के अंदर मौजूद वाटर भी हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो पेपर क्रोमेटोग्राफी आती है उसमें कंपोनेंट सेपरेट कैसे होते हैं। असल में उसमें कंपोनेंट खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है 2 फेजेस के दरमियान, एक लिक्विड स्टेशनरी फेज और एक लिक्विड मोबाइल फेज के दरमियान। तो जो दूसरी टाइप है आपकी क्रोमेटोग्राफी की वो कहलाती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, अगर उसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड हो। हम पेपर एज अ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं। सबसे पहले
पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड लिया जाता है, क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो ये तो हमें पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि इसके अंदर जो हमने स्टेशनरी फेज लेना है वो एक लिक्विड होगा। अब हम ऐसा करते हैं, एक फिल्टर पेपर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स हैं जिन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब किया हुआ है। ये वाटर अपनी जगह से हिलता नहीं है, ये अपनी जगह पे स्टैटिक है। अगर आप पेपर को हाथ में दबाएंगे तो वह आसानी से दब जाता है। किसी पेपर की सॉफ्टनेस उसके अंदर मौजूद मॉइस्चर की वजह से होती है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। मसलन एक लीफ है, अगर वो दरख्त से जुड़ा होता है तो वो इंतहाई सॉफ्ट होता है क्योंकि उसमें वाटर फ्लो कर रहा होता है, वो भी तो एक बारीक शीट की तरह ही होता है। लेकिन जब वो उतर के गिर जाता है और सूख जाता है तो अगर आप उस पर पाँव रखें या उसको हाथ में लेके दबाने की कोशिश करें तो वो इस तरह टूट जाता है जिस तरह वो एक सख्त कोई चीज़ है। सेम इसी तरह अगर मैं टिश्यू पेपर को हाथ में दबाऊंगा तो वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा, उसकी वजह उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा पेपर जिसको मैंने आयरन किया हो उसको दबाने की कोशिश करूं तो आयरन करने की वजह से उसमें वाटर कंटेंट कम हो जाएंगे और उसमें हार्डनेस आ जाएगी। तो किसी पेपर में जो सॉफ्टनेस होती है वो असल में उसमें मौजूद वाटर कंटेंट्स की वजह से होती है जो उसके सेलुलोज फाइबर के साथ अटैच हुआ होता है। दूसरा हिस्सा इसका है मोबाइल फेज, जो ऑर्गेनिक लिक्विड होता है। एक इमिसिबल दो लिक्विड की ये कम्बिनेशन बन जाएगी। क्यों? जो वाटर है वो जो फिल्टर पेपर के अंदर मौजूद है, जो स्टैटिक फेज के तौर पे ले रहे हैं, जो हम स्टेशनरी फेज के तौर पे ले रहे हैं वो, और दूसरा हिस्सा इसका मोबाइल फेज कोई ऑर्गेनिक लिक्विड यूज़ करेंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, उसकी वजह यह है कि दोनों की नेचर में डिफरेंस होता है। तो ये दो इमिसिबल लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे। ये मोबाइल फेज करेगा क्या? हमने जो असल में पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज़ करनी है उसमें ये मोबाइल फेज नीचे से अपवर्ड मूव करेगा ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। मोबाइल फेज जैसे जैसे ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में मूव करता जाएगा, कंपोनेंट खुद को डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा इन दोनों इमिसिबल लिक्विड्स के दरमियान, और वहां से इनकी सेपरेशन हो जाएगी, पार्टीशन होती जाएगी कंपोनेंट। अब जो मोबाइल फेज में ज़्यादा हल होना चाहेगा वो मोबाइल फेज के साथ ऊपर मूव कर जाएगा, और जो स्टेशनरी फेज में ज़्यादा डिसॉल्व होना चाहेगा उसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। पेपर क्रोमेटोग्राफी की 3 टाइप्स हैं। पहली पेपर क्रोमेटोग्राफी की टाइप है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो सॉल्वेंट होता है वो बॉटम से अपवर्ड मूव करता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी टाइप है डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें सॉल्वेंट मोबाइल फेज की जो मूवमेंट होती है वो अप से डाउन होती है, नीचे की तरफ होती है। और तीसरी है रेडियल क्रोमेटोग्राफी, रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें जो आपका मोबाइल फेज होता है वो रेडियली मूव करता है आउटवर्ड और उसके कंपोनेंट एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल। ये जो सेकंड पिक्चर है ये डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है। और ये इंतहाई खूबसूरत रेडियल कलर की जो आउटपुट है ये असल में रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस टेक्निक को हम लैब में भी यूज़ करेंगे, डेट इज़ असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, कोई इंक लेते हैं जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसमें सबसे पहले आपने करना क्या है कि एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वॉटमैन फिल्टर पेपर ले लेना है। ये स्ट्रिप होगी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग की। इस पे पेंसिल से एक बेस लाइन लगा लेनी है 2.5 सेंटीमीटर तक। अब ये बेस लाइन आपने पेंसिल से इसलिए लगाई है क्योंकि अगर आप कोई इंक पेन यूज़ करते हैं, मार्कर यूज़ करते हैं, तो उसमें हो सकता है कलर्स अवेलेबल हो, डाइज अवेलेबल हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड अवेलेबल हो जो आपके रिजल्ट को इंटरफेयर करे। तो पेंसिल से हमने ये बेस लाइन लगा ली 2.5 सेंटीमीटर की, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके रिजल्ट में ज़रा से भी खराबी है। फिर हमने क्या किया, अपने सैंपल जिसमें आपके कंपोनेंट्स मौजूद हैं जिसको आपने सेपरेट करना है,
उसको आपने प्लेस किया उस ड्रा लाइन के ऊपर। जब आपने उसको प्लेस कर दिया तो उसके साथ एक रेफरेंस स्पॉट भी प्लेस कर दिया, जो असल में ये बताएगा कि आपके कंपोनेंट में आपका डिजायर्ड कलर मौजूद है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमने जो इसमें सैंपल का स्पॉट लगाया है, मुझे किसी ने कहा कि इसमें रेड, ब्लू, ग्रीन तीनों कलर हैं, लेकिन मुझे दिखने में लग रहा है कि शायद इसमें रेड कलर कोई ख़ास अमाउंट में, अगर है तो ख़ास अमाउंट में नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर तो बेशक लिखा हो कि रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, लेकिन अगर मैंने आइडेंटिफाई करना है तो मेरे पास वहाँ इसके कोई चारा नहीं है कि मैं क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करूं और चेक करूं कि वो तीन कलर अवेलेबल हैं भी कि नहीं। मैं इस स्पॉट के साथ एक रेफरेंस स्पॉट भी लगा लेता हूं जो कि रेड कलर का है, जिसको मैं चेक करना चाह रहा हूं कि वो मौजूद है कि नहीं है। अब मैंने क्या किया, बेस लाइन पे दो स्पॉट लगा दिए, एक है रेफरेंस स्पॉट और दूसरा है मेरा सैंपल स्पॉट। रेफरेंस स्पॉट मुझे आइडेंटिफाई कराएगा कि ये आपका कंपोनेंट जो है, इसमें वो अवेलेबल कंपोनेंट जो मैं रिक्वायर कर रहा हूँ मौजूद है या नहीं है। आपने क्या करना है, अब इसको ड्राई होने देना है ताकि स्पॉट अपनी जगह पे सेटल हो जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, ग्लास टैंक लेना है और ग्लास टैंक के अंदर आपने थोड़ा सा सॉल्वेंट पोर कर देना है, फिल कर देना है। ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ये फिल्टर पेपर के वाटर के मुकाबले में मिसिबल नहीं है, ये दो आपस में एक दूसरे के इमिसिबल होंगे। जो सॉल्वेंट आपने फिल कर रहे हैं ग्लास टैंक के अंदर, वो मोबाइल फेस का काम करेगा, क्योंकि वो नीचे से यानी कि बॉटम से अपवर्ड असेंडिंग मूवमेंट करेगा कैपिलरी एक्शन की वजह से। आपने जब ग्लास टैंक के अंदर वो थोड़ी सी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया तो आप इसे बंद कर दें ताकि उसके अंदर की एनवायरनमेंट होमोजेनाइज हो जाए, वो एक जैसी हो जाए। नाउ आप क्या करें, जो आपकी ड्राई स्ट्रिप है उसको प्लेस कर दें इस ग्लास टैंक के अंदर, जो क्रोमेटोग्राफी टैंक है आपका, इसके अंदर इसको प्लेस कर दें, इसे हैंग करें। अब आपने जब इसको प्लेस करना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है ये 5 या 6 मिलीमीटर यानी कि इंतहाई थोड़ी सी डिप हो इस सॉल्वेंट के अंदर जो मोबाइल फेस का काम कर रहा है। अगर तो ये ज़्यादा डिप हो गई तो पॉसिबिलिटी है जो आपका स्पॉट है वो भी डिप हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर, तो हमारा रिजल्ट तो ख़राब हो जाएगा सारा। हमने तो सेपरेशन इस बात पे करनी है कि मोबाइल फेस जब उसके ऊपर फ्लो करेगा स्टेशनरी फेस के ऊपर, तो वो कंपोनेंट्स को कितना एक दूसरे से अलग करता है, वो कंपोनेंट मौजूद भी है जिसको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं कि नहीं है। तो इस बात के लिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपकी स्ट्रिप है वो मोबाइल फेस के अंदर कुछ ज़्यादा डिप ना हो जाए। ये ना हो कि आपका सैंपल स्पॉट और रेफरेंस स्पॉट दोनों ही डिप हो गए हैं। आपने 5 या 6 मिलीमीटर तक उस स्ट्रिप को डिप करना है, उसके बाद उसे हैंग कर देना है, जार को क्लोज कर देना है। अब होगा यूं कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो सॉल्वेंट है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से मोबाइल फेस ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा और आप देख रहे होंगे कि आपके रेफरेंस स्पॉट के अंदर से एक कंपोनेंट निकला है जो ऊपर की तरफ गया है और आपके सैंपल में से कुछ कंपोनेंट निकले हैं जो मोबाइल फेस के मूव करने के साथ साथ एक दूसरे से अलहदा हो गए हैं। अब जब ये मोबाइल फेस 75% तक ऊपर, पेपर की स्ट्रिप के 75% तक ऊपर चला जाएगा, तो आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद आपने जहां तक आपका सॉल्वेंट मूव किया है उधर एक लाइन लगा लेनी है, हम उसे कहेंगे सॉल्वेंट फ्रंट। अब ये जो आपके पास आउटपुट आई है इसमें कंपोनेंट्स जो स्पॉट के अंदर मौजूद थे वो अलहदा हो गए हैं और रेफरेंस स्पॉट के अंदर जो कंपोनेंट मौजूद था उसने भी अपनी प्लेस से मूव किया है। अब ये जो आपके सामने एक क्रोमेटोग्राफी की आउटपुट एक स्ट्रिप के ऊपर नजर आ रही है, इसे कहेंगे क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम असल में क्रोमेटोग्राफी की आउटपुट है। क्रोमेटोग्राम के अंदर हमें साफ अंदाज़ा हो सकता है कि हमारे पास जो सैंपल है और जो रेफरेंस स्पॉट है उसमें सेम कंपोनेंट्स मौजूद हैं कि नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सैंपल के 3 कंपोनेंट्स में एक रेड कंपोनेंट मौजूद है और वो एग्जैक्टली वहीं प्लेस हुआ है जहां पे आपका रेफरेंस स्पॉट का कंपोनेंट मौजूद है। ये क्रोमेटोग्राम आपको सारी पिक्चर बता रहा है
ये बता रहा है कि जो आपको सैंपल दिया गया था मिक्सचर का, उसके अंदर तीनों कंपोनेंट ही मौजूद हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। और ये भी बता रहा है कि आप जो रेड कलर अज्यूम कर रहे थे कि आपके मिक्सचर में नहीं मौजूद, वो वाकई मौजूद है, और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी वही है जो रेफरेंस स्पॉट के कंपोनेंट रेड की है। अब फॉर एग्जांपल, ये तो बड़ा आसान था ना कि कंपोनेंट्स के कलर आ गए, मैंने विजुअली चेक कर लिया कि अच्छा ये तो रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है। हमेशा ऐसा नहीं होता, समटाइम कलर अपीयर हो जाते हैं जिसको जो विजिबल होते हैं और विजुअली हम उसको चेक कर लेते हैं, अच्छा भाई इसमें ये कलर है, ये कलर नहीं है। समटाइम हमारे पास जो क्रोमेटोग्राम की आउटपुट आती है उसमें कलर नज़र नहीं आते क्योंकि वो कंपाउंड कलरफुल होते ही नहीं है। तो अब हम क्या करें? हम ऐसा करते हैं, दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। जो आउटपुट आई है उसमें मौजूद जो कंपोनेंट्स अलहदा हुए हैं क्रोमेटोग्राम के ऊपर, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए पहला मेथड है फिजिकल मेथड, जिसमें हम अल्ट्रावायलेट रेज को यूज़ कर सकते हैं उन कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए जो एक दूसरे से अलहदा हुए हैं। असल में हो सकता है कि सैंपल के कुछ कंपोनेंट अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लें या उसमें विजिबल हो जाए, तो हमें पता लग जाएगा अच्छा ये कंपोनेंट का स्पॉट यहाँ पे बना है, ये कंपोनेंट का स्पॉट यहाँ पे बना है, और ये कंपोनेंट का जो निशान है वो यहाँ पे आया है। हम हीट भी अप्लाई करके उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं क्रोमेटोग्राम के ऊपर। दूसरा तरीका है केमिकल मेथड, जिसमें निनहाइड्रीन स्प्रे के ज़रिए हम अमाइनो एसिड्स को डिटेक्ट करते हैं। ये आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स को क्रोमेटोग्राम के ऊपर डिटेक्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ निनहाइड्रीन स्प्रे। पहले वो नज़र नहीं आते, लेकिन जब आप निनहाइड्रीन का स्प्रे करते हैं तो ये कलर्स अपीयर होते हैं, पर्पल, वायलेट एक्सेट्रा, जो कि उनकी पोजीशन को बता देते हैं कि वो अमाइनो एसिड कहाँ कहाँ पे उस क्रोमेटोग्राम पे एग्जिस्ट करते हैं। अब आपके पास आपके सैंपल की आउटपुट आ गई। आप कहते हैं सर इस सैंपल में ये जो कंपोनेंट्स हैं इनका रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है? असल में रिटार्डेशन फैक्टर एक किस्म का जो आपके पास कांस्टेंट था, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, ये उसी के रिलेटिव वैल्यू है। ये बताएगी कि आपका कंपोनेंट मोबाइल फेज में जाना पसंद कर रहा है, उसकी अफिनिटी किस तरफ है, मोबाइल फेज की तरफ या स्टेशनरी फेज की तरफ। रिटार्डेशन फैक्टर इज एक्चुअली इंडिकेटर ऑफ रिलेटिव अफिनिटीज ऑफ कंपोनेंट। अब रिलेटिव अफिनिटीज को डिटेक्ट करना है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने रेड कलर की, ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की रिलेटिव अफिनिटी को डिटेक्ट करूं, तो उसका तरीका क्या है? उसके लिए हम रिटार्डेशन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। हम ऐसा करते हैं, जो हमारे पास सैंपल मौजूद है इसमें चेक करते हैं कि सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। वो जो ओरिजिनल स्पॉट हमने सैंपल का लगाया था, वहाँ से सॉल्वेंट फ्रंट तक की जो एरिया है वो असल में वो इलाका है जहाँ तक आपके सॉल्वेंट ने ट्रैवल किया है। हम उसे इंडिकेट कर देते हैं y से। तो मोबाइल फेज की मूवमेंट फ्रॉम स्पॉट, ओरिजिनल स्पॉट टू सॉल्वेंट फ्रंट, ये हो गई वैल्यू y। और दूसरी वैल्यू हमने लेनी है कि आपके कंपोनेंट ने ओरिजिनल स्पॉट से कितना ट्रैवल किया है, हम इस वैल्यू को कह देते हैं x। तो रिटार्डेशन फैक्टर इक्वल होता है x ओवर y, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट मोबाइल फेज फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। RF की वैल्यू जितनी 1 के अराउंड होगी, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल x की वैल्यू आई है हमारे पास 8 और y 8 सेंटीमीटर हमने स्केल से मेजर किया, और y की वैल्यू आई है 10 सेंटीमीटर, तो 8 ओवर 10.8 आंसर दे रही हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो कंपोनेंट है ना मोबाइल फेज में ज़्यादा डिसॉल्व होना पसंद करता है, सोलेबल है, अफिनिटी उसकी तरफ है। अगर एक कंपोनेंट की x की वैल्यू आई, यानी कि उसकी जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो था 2 सेंटीमीटर और सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 2 ओवर 10 का जो आंसर आएगा 0.2। ये छोटी वैल्यू है, ये शो कर रही है कि आपका जो कंपोनेंट है वो डिस्टेंस इतना ट्रैवल नहीं कर पाया, यानी कि उसने कोशिश की है कि वो स्टेशनरी फेज के साथ एडियर करे, अफिनिटी उसकी स्टेशनरी फेज की तरफ है,
वो पसंद नहीं कर रहा कि मोबाइल फेज में हालो और मूव कर जाए। तो रिटार्डेशन फैक्टर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। याद रखिएगा, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी कंपोनेंट की अफिनिटी किस तरफ है। स्टूडेंट, जब आप क्रोमेटोग्राफी का एक प्रोसीजर कर लेते हैं, जो क्रोमेटोग्राम की आउटपुट आती है उससे आप अपने सैंपल में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं आपका रिक्वायर्ड कंपोनेंट या सब्सटेंस मौजूद भी है कि नहीं है, और उसके साथ रेफरेंस स्पॉट के ज़रिए उसके एग्जैक्ट आप यूँ समझें एक्यूरेसी भी डिटेक्ट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को ख़त्म करने से पहले एक बार छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो कैसे हुई है। हमने क्रोमेटोग्राफी टैंक लिया था, उसमें हमने मोबाइल फेस की फिलिंग की थी, थोड़ी सी पोर किया था, उसको बंद कर दिया ताकि वो होमोजिनाइज हो जाए। उसके बाद हमने एक 20 सेंटीमीटर की पेपर स्ट्रिप ली। 20 सेंटीमीटर की पेपर की जो स्ट्रिप है उस पर हमने करना क्या है कि 2.5 सेंटीमीटर के अराउंड पेंसिल से बेस लाइन लगानी है। उधर हमने अपने सैंपल का स्पॉट लगाना है। अगर तो रेफरेंस स्पॉट लगाना है तो ठीक है, उसी जगह पे लगा दें। ड्राई करने के बाद आपने उसे हैंग करना है क्रोमेटोग्राफी टैंक के अंदर, और फिर उस कंटेनर को बंद कर देना, उसके ऊपर कैप लगा देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखना है कि जब सॉल्वेंट आपका मोबाइल फेस मूव कर जाए, तकरीबन 75% ऑफ पेपर सरफेस वो ऊपर चला गया, असेंड हो गया है पेपर की जो एरिया है उसके, तो आपने उसको निकाल लेना है। जहाँ तक सॉल्वेंट ने मूव किया वहाँ लाइन लगा के सॉल्वेंट फ्रंट इंडिकेट कर देना है। सॉल्वेंट फ्रंट की जो लाइन है वो एग्जैक्टली वहाँ तक होगी जहाँ तक आपका सॉल्वेंट ट्रेवल किया है। अब इस जो आउटपुट आई है इसको हम क्रोमेटोग्राम कहेंगे। इसमें हम रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट की वैल्यू को डिवाइड कर दें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट से, तो हमारे पास रिटार्डेशन फैक्टर या RF की वैल्यू आ जाती है। ये हमें बताएगी कि कंपोनेंट की अफिनिटी किस तरफ है, मोबाइल फेस की तरफ है या स्टेशनरी फेस की तरफ है। और अगर तो हमारे कंपोनेंट विजिबल ही नहीं है तो हम फिजिकल या केमिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। लास्ट हिस्सा है यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज़ हो सकती है आइसोलेट करने के लिए किसी कंपोनेंट को, सेपरेट करने के लिए मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को, और आइडेंटिफाई करने के लिए कि सर्टन कंपोनेंट अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे हम रेड कलर या कोई और कलर आइडेंटिफाई कर रहे थे अपने सैंपल के अंदर रेफरेंस स्पॉट के जरिए। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, आजकल क्रोमेटोग्राफी हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बन चुकी है। अल्कोहल या ड्रग लेवल ब्लड के अंदर चेक किया जाता है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के ज़रिए। कोई क्राइम सीन पे खुदा न खास्ता किसी वजह से किसी बंदे का नुकसान हो गया तो उसके ब्लड सैंपल में अल्कोहल एक लिमिट से ज़्यादा तो नहीं थी, उसको चेक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ की जाती है। एक होता है डोपिंग टेस्ट, जिसके ज़रिए प्रोहिबिटेड मेडिसिन्स का यूज़ चेक किया जाता है, वो भी क्रोमेटोग्राफी से चेक किया जा सकता है। तो क्रोमेटोग्राफी की जो टेक्निक है ये एक इंतहाई सिंपल और एक्यूरेट टेक्निक है जिसके ज़रिए हम बहुत सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस एट द स्पॉट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, कौन से हैं और किस तरह के हैं। स्टूडेंट्स, क्रोमेटोग्राफी का MCQ बन सकता है कि ये क्रोमा और ग्राफी कलर राइटिंग जो कि ग्रीक वर्ड क्रोमेटोस से निकला है, ये क्या है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में क्या फ़र्क है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या कोएफिशिएंट क्या है, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पेपर क्रोमेटोग्राफी वैसे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इसमें रिटार्डेशन फैक्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। इसका MCQ भी है एक्सरसाइज के अंदर। यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी भी शॉर्ट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी जिसमें क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी आपकी क्वेरीज भी सॉल्व हुई होंगी कि ये प्रोसेस होता कैसे है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।